कि सर बे रखना काफी हार्ड हो जाती है, तो कोई उसको सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका या कोई कुछ पूछ रही हैं कि एलएलबी और एलएलएम हम साथ में कर सकते हैं क्या? नहीं, पहले आपको एलएलबी करनी पड़ेगी, उसके बाद एलएलएम करनी पड़ेगी, इसीलिए वो एलएलएम है, ये एलएलबी है। आई थिंक केशव सर इज हेयर, सो लेट मी ऐड हिम। हेलो रोहित। हाय सर, गुड गुड इवनिंग, हाउ आर यू? गुड इवनिंग रोहित, आई एम गुड। यू टेल, हाउ आई आर एम यू? ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन सर। सर आई वाज सेंडिंग यू रिक्वेस्ट बट आई थिंक यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन। आप कर नहीं पा रहे थे शायद। या एक्चुअली इट वाज अ नेटवर्क ग्लिच, सो दैट इज ओके। व्हाई। तो सर कैसे हैं आप सर, हाउ आर यू? मैं बढ़िया, आप बताओ रोहित, हाउ आर मैं भी यू? बहुत मैं भी एब्सोल्युटली फाइन सर, बहुत अच्छा हूँ। काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने सबसे बोला, मैंने कहा जस्ट वेट फॉर केशव सर, ही विल कम एंड ही विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। यस यस, एब्सोल्युटली, आई विल ट्राई टू डू दैट। तो सर व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ डेज, हाउ इज योर प्रैक्टिस गोइंग ऑन? ठीक चल रही है प्रैक्टिस। यू नो दैट प्रैक्टिस इज नेवर इजी, सो इट इज गोइंग ऑन। इट इज गोइंग ऑन, ओके। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने रिसेंटली एक अभी दिल्ली हाई कोर्ट में एक एफआईआर क्वेश करवाई है, तो फॉर दैट मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। गाइस सबसे पहले मैं सर का थैंक यू, इंट्रोडक्शन दे थैंक दूं। यू, सर का नाम एडवोकेट केशव झा है, जो दिल्ली हाई कोर्ट में और थैंक यू दिल्ली के रोहित। वेरियस। यस सर। थैंक यू, आई वाज थैंकिंग यू। दिल्ली के दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डिफरेंट में और दिल्ली हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। प्रभजोत, what should I answer you for that? I mean, let's leave that. सर आई थिंक ही इज योर फ्रेंड ना, ही वाज इन द लास्ट लाइव आल्सो। सर, Yeah, absolutely. सर हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन लॉयर को लॉ में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, यस और नो? बशीर पूछ रहे हैं सर, बशीर है बादशाह। जी सर। सी, जहां तक कि लिटिगेशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम, हाँ। तो आप चाहे फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो या सेकंड जनरेशन लॉयर हो, आपको अपनी स्किल्स पे बराबरी से काम करना होगा। तब बेसिकली ये है कि सेकंड जनरेशन लॉयर को थोड़ा एक प्रिविलेज मिलता है, एक फायदा मिलता है कि यू नो उसके फादर अगर क्लाइंट इस फील्ड में है या मदर है, तो ही डेफिनेटली हैज एन एज। उसके पास क्लाइंट्स होते हैं, उसको बनाने नहीं पड़ते। लेकिन जो नया नया आया है, ही हैज टू डू इट ऑल ऑन हिज ओन, तो उसके लिए थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल है। बट अगर आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि लिटिगेशन में जाने के बाद क्या स्ट्रगल है क्या स्ट्रगल नहीं है, तो स्किल्स पे तो आपको बराबर काम करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी जनरेशन के हो, वो तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लॉ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ड्राफ्टिंग आपने करनी ही है, आर्ग्यूमेंट आपने खुद ही देनी है। तो वो सारी चीजें आपको खुद ही करनी पड़ेगी, पर्सनल लेवल पे काम करके। सर यहाँ पे कैन यू इलेबोरेट व्हाट डू यू मीन बाय स्किल? क्योंकि काफी सारे लोग इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। हमारी फील्ड में स्किल को आप क्या बोलेंगे सर, लिटिगेशन में स्किल मीन्स व्हाट? देखिए, जहां तक कि स्किल की बात है, तो स्किल बेसिकली आप, अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ, इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, तो स्किल मतलब आप अच्छी आर्ग्यूमेंट करते हैं तो ये नहीं कह सकते हम कि आपके पास बढ़िया स्किल है। या सिर्फ आप अच्छी ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास बढ़िया स्किल है। आपको चारों कॉर्नर्स में बेहतरीन परफॉर्म करना होगा। और मेरे हिसाब से तब हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति स्किलफुल है इस फील्ड में। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर वैद का क्वेश्चन है, सर सजेस्ट मी सम बुक्स फॉर सीयूईटी टेस्ट, कोई एंट्रेंस टेस्ट। देखिए, बेसिकली मैंने कभी सीयूईटी दिया नहीं है, तो सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, कितनी डेप्थ में लॉ पूछा जाता है, उन सब चीजों का मार्जिन रहता है। बेसिकली वैसे अगर मैं लॉ वाइज आपको नॉर्मली सजेस्ट करूं, तो मेरे हिसाब से एक हाँ बेहतर नॉर्मली। अप्रोच होगी, अगर हाँ नॉर्मली अगर आप किसी भी उसमें पूछ रहे हैं, तो बेसिकली आप बेयर एक्ट पढ़ के जाइए। हालांकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यू कैन यूज टेक्स्ट बुक्स, जैसे कि हिंदू लॉ पे जैसे आती है, पारस दीवान है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की है। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं कि सीयूईटी के लिए क्या यूज करें, तो आई डू नॉट नो, मतलब मुझे पता नहीं है अभी कि क्या उसका सिलेबस है, तो आई कांट टेल।
सर बेर एक्ट की ये बात थी। एक क्वेश्चन पूछा था जब मैंने कल डाला था कि मैं केशव सर के साथ लाइव आऊंगा, तो एक हमारे एक फॉलोवर ने मेरे से पूछा था, राहुल जायसवाल ने। उन्होंने पूछा था कि सर बेर एक्ट ना काफी हार्ड हो जाती है, तो कोई उसको सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका या कोई कुछ बुक्स आती हैं क्या सर? आप इस पे थोड़ी लाइट डालेंगे? देखिए, अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो हम्म। आप बेयर एक्ट की, हो सकता है मतलब कोई एक टेक्स्ट बुक में ऑथर ने अच्छे से इंटरप्रेट किया हो उस चीज को, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको समझ समझ लें। लेकिन अगर फिर आप दूसरी बेयर एक्ट पढ़ेंगे, जैसे आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे सपोज, तो उसमें हो सकता है किसी ऑथर की आपको अच्छी किताब मिल जाए तो आप उसकी लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पाए। लेकिन जब आप आईपीसी पढ़ेंगे तो फिर ये आपको समस्या दिखेगी कि यार अब इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं। फिर सीआरपीसी पढ़ेंगे तो आप फिर आपको दिक्कत लगेगी कि इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझे लगता है बेयर एक्ट को पढ़ने का, सबसे पहले आप उसकी स्कीम को समझिए कि वो क्या कहना चाहता है, किस तरीके से स्कीम है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब हम सीआरपीसी पढ़ते हैं तो सीआरपीसी में अगर कोई भी आदमी, कोई भी स्टूडेंट सेक्शन 1 से पढ़े सीआरपीसी को और सेक्शन नंबर 484 तक पढ़ जाए तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। चाहे वो 10 बार पढ़ ले, 25 बार पढ़ ले, 30 बार पढ़ ले, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो कभी इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि वो क्या कह रहा है। लेकिन अगर उसको ये पता हो कि सबसे पहले क्राइम के बाद होता क्या है, एफआईआर की रजिस्ट्रेशन होती है, तो सबसे पहले वो सेक्शन 154 पढ़ेगा, चैप्टर 12 पढ़ेगा सीआरपीसी का। उसके बाद वो समझेगा कि इसके बाद इंक्वायरी होगी, फिर वो सेक्शन 200 में जाएगा। तो इन सब चीजों को जब वो सीखेगा, उसके बाद वो इंटरप्रेट कर पाएगा, वो एक बेहतरीन अच्छी पोजीशन में होगा कि वो इंटरप्रेट कर पाए बेयर एक्ट्स को। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर बेयर एक्ट को समझना है तो पहले आप स्कीम समझिए लॉ की। हमारे सीनियर्स कहते थे कि सिर्फ आप इस बात पे ध्यान मत दीजिए कि लॉ क्या है, लॉ क्यों है, ये बहुत जरूरी है। अगर लॉ समझ जाएंगे कि क्यों है, तो बेशक आप ये भी समझ जाएंगे कि लॉ क्या है, फिर ओके, आपको आसानी होगी। थैंक यू सो मच सर। सर विशाल ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरे नाम की कोई और सिम चला रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कहाँ कंप्लेंट कर सकता हूँ, कैसे? देखिए, अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमारे ये फ्रॉड नहीं है, या ये चीटिंग नहीं है, या ये कुछ नहीं है। तो बेसिकली सबसे अभी तो फिलहाल सबसे आसान तरीका ये है कि आप बेसिकली आप वहां पे जाएं जो इन सब चीजों से डील करते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी है, जो साइबर स्टेब्लिश की क्राइम। गई है, साइबर क्राइम, उसके पास आप जाइए और उनसे आप कंप्लेंट उनके पास रजिस्टर कराइए। सबसे पहला स्टेप तो ये आपने लेना ही है, चाहे वो कोई एक्शन लें या ना लें। उसके बाद की बात अलग प्रोसेस क्योंकि है, मजिस्ट्रेट कंप्लेंट या करने पर कॉन्जुगेशन। हम एक सेफ साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि कल को अगर कोई भी गलत एक्टिविटी उस चीज से होती है तो हमारा एक सेफ साइड ये एग्जैक्टली, रहता है कि आई लॉन्च माई हमने कंप्लेंट। कंप्लेंट की थी। जी हाँ, बिल्कुल। इसका वैसे सर भी ये है। एक और वैसे भी एक बेसिकली एक लॉ में कहावत कहिए, मैगजीन कहिए, या जो भी कहिए, कहते हैं कि भाई लॉ उसी की मदद करता है जो उसके पास पहले आता है। यस तो ये सर। बहुत जरूरी है जो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। सर नवीन कुमार ये पूछ रहे हैं कि लिटिगेशन हमें फाइनल ईयर से स्टार्ट करनी चाहिए या लॉ ओवर होने के बाद, या कब करना चाहिए हमें? मतलब बेसिकली प्रैक्टिस और इंटर। यू आर मोस्ट वेलकम विशाल। यस सर। अ, देखिए, लिटिगेशन का जहां तक की सवाल है, लिटिगेशन को मैं एक आर्ट की तरह मानता हूं कि ये एक आर्ट है। और इस पे जैसे कि आप, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको इसके ऊपर स्किल पे काम करना पड़ेगा। ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने 4 किताबें पढ़ ली, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा बढ़िया से पढ़ लिया तो मैं जाके अब चैंप हो गया, हाई कोर्ट में मैं खड़ा हो जाऊंगा, एकदम जज को हिला दूंगा, ऐसा नहीं कह सकते। सबसे पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि क्या प्रोसीजर है कोर्ट का। उसके लिए आप बिना कोर्ट जाए आप नहीं सीख सकते। तो जितनी जल्दी आप शुरू करें उतना बेहतर है। आप अच्छे तरीके से उसको देख पाएंगे कि क्या प्रोसीजर है, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। उसके बाद जब आप कोर्ट जाएंगे, और उसके बाद मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जितनी जल्दी आप कोर्ट जाते हैं, उसके बाद अगर आप अपनी पढ़ाई भी करेंगे तो उसमें आपको मदद करेगी, ज्यादा मदद एक एज करेगी। देगी दूसरों से, सिर्फ थ्योरी में हमें एक एज उतना वो देगी। रिलेट नहीं कर पाते ना सर। नहीं समझ आ ही नहीं सकता, इतने सर्कमस्टांसेस आप कैसे करेंगे। बहुत तरीके की सिचुएशंस होती हैं, लॉ हमेशा सिचुएशंस पे बेस बनाया जाता है। और कोई भी लेजिस्लेचर आज तक पैदा नहीं हुआ जो सारी इन सिचुएशंस को आपको एक बेयर एक्ट में लिख दे। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप कोर्ट जाएंगे, सीखेंगे हाँ ये सिचुएशन है, उसके बाद आप आके सीखेंगे कि हाँ किताब में ये लिखा है, फिर आपको एक बेहतर समझ बनेगी आपकी।
और तब कनेक्टिविटी भी अच्छी बन पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर। कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़िया होगी। यस सर। सर वैद पूछ रही हैं कि एलएलबी और एलएलएम हम साथ में कर सकते हैं क्या? नहीं, पहले आपको एलएलबी करनी पड़ेगी, उसके बाद एलएलएम करनी पड़ेगी, इसीलिए वो एलएलएम है, ये एलएलबी है। हाँ। यू नो, अल्फाबेटिकली भी एल बाद में आता है, बी पहले आता है। जी। यू कांट जंप। ओके सर, एक और क्वेश्चन है, ये मतलब जी यू आर मोस्ट वेलकम नवीन, और मोस्ट वेलकम। सर क्वेश्चन ये है कि लास्ट जब मैं लाइव में था तब भी मैंने दो तीन जनों को, लाइक जब मैं पूजा मैम के साथ था तब भी हमारा ये आया था, ये अगेन। और मुझे लगता है कि हम डायना, हम आप पे आएंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर इंटर्नशिप्स कब से स्टार्ट करें? ये मुझे लगता है कि मैं जब तक अपने लॉ करियर में रहूंगा ये लोग मुझसे पूछते रहेंगे। तो सर कैन यू प्लीज इलेबोरेट, कब से हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए? देखिए, अगर आप मुझे आजादी दे, मैं खुल के बात कर सकूं, तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सही से। ये ये ऑब्वियसली सर, यू हैव ऑल द फ्रीडम यू कैन डू। देखिए, जब आप लॉ स्कूल में जाते हैं तो आपकी काफी उम्मीदें होती हैं कि मैं यहाँ से ये सीख के निकलूंगा, मैं यहाँ से ये सीख के निकलूंगा। लेकिन जब आप लॉ स्कूल्स में जाते हैं, अगर आप क्लैट के थ्रू वहां पे नहीं गए हैं, अगर आपका कोई कॉलेज बहुत नामी कॉलेज नहीं है, आपका एनएलयू नहीं है, सीएनएलयू नहीं है, आईपीयू का मेन कैंपस नहीं है, तो फिर ये जो आपकी उम्मीदें हैं ना, ये टूट जाएंगी वहां जाके। और सर या तो इनफैक्ट इवन एनएलयूज में भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो हमें वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको कोर्ट में मिलेगा, कोर्ट में मिलेगा, उसके लॉ अलावा स्कूल में कहीं नहीं हो सकता। कहीं नहीं मिल कुछ सकता। नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इंटर्नशिप्स इसलिए जरूरी हैं। अगर आप शुरू से जाए, मैं तो कहूंगा फर्स्ट ईयर से जाना शुरू कीजिए आप। इंटर्नशिप अगर अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे लिटिगेशन में जाना है, और जाना चाहिए बहुत से लॉ स्टूडेंट्स को। कॉर्पोरेट लॉ में बिल्कुल पैसा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन लिटिगेशन का एक अलग मजा है। और जब लिटिगेशन देना शुरू करता है तो फिर वो रुकता नहीं है। तो अगर आप शुरू से जाएं, शुरू से ऑब्जर्व करें चीजों को कि किस तरीके से क्या होता है, तो एक बेहतर पकड़ बनेगी आपकी, और मेरे ख्याल से आप ज्यादा आगे जा पाएंगे इस फील्ड में। तो जितनी जल्दी आप शुरू करें उतना बेहतर। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मैं सेकंड ईयर से जाऊं या थर्ड ईयर से जाऊं। मैं तो कहूंगा फर्स्ट सेमेस्टर से चले जाइए आप, वो भी बेहतर है, जाना चाहिए। थैंक यू सर। सर डायना ये पूछे कि एलएलबी हम कहाँ से करें? देखिए, एलएलबी कहाँ से करें? देखिए, वैसे जहां तक की बात एलएलबी करने की है, तो सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी एलएल कहीं से भी आप एलएलबी कर लीजिए, लॉ आपको सीखना खुद ही पड़ेगा। करेक्ट। अगर आप अगर आप एनएलयू में जाते हैं, तो हो सकता है वहां थोड़े टीचर्स बढ़िया हो आपको, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़िया से दे सकें। अगर आप मीडियोकर कॉलेज में किसी चले जाते हैं तो वहां आपको वो भी नहीं मिलेगा, वो आपको खुद एफर्ट मारना पड़ेगा। हालांकि आजकल तो मैंने सुना है कि बेसिकली क्लैट, जितने भी लॉ कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं, वो क्लैट के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो रहे हैं। उसके थ्रू ही मेरे होते हैं। ख्याल से लेवल, तो आजकल एलएलबी करने का और जो पढ़ाने का जो एक लेवल है, वो मेरे ख्याल से जरूर बढ़ेगा इससे। तो हम्म। अब अगर सेफर साइड पे मैं कह सकूं, तो आप कहीं से भी एलएलबी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आपके मन में ये है कि मैं एलएलबी कर रहा हूं और मैं लिटिगेशन में जाऊंगा, और मैं बढ़िया करना है, मेरे को लॉ मेरे को सीखना है, तो आप फिर कहीं से भी कर सकते हैं। उसकी कोई ऐसी मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ से करें या वहां से करें। बेटर तो जरूर ये होगा कि आप सी एनएलयू से करें, या फिर आप क्लैट के थ्रू जो आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाए, सीएनएलयू मिल जाए बैंगलोर वाला, तो वो, या फिर कोई भी इस तरीके का कॉलेज मिल जाए, तो बढ़िया तो वो रहेगा। बाकी अगर आपको कहीं से भी मिलता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप, देखिए, जब आप लिटिगेशन में आते हैं तो ये आपसे कोई नहीं पूछता कि आप कौन से कॉलेज से हैं। सबसे पहली बात तो ये खत्म हो जाता है, ये अंतर खत्म हो जाता है, ये डिफरेंस खत्म हो जाता है। अगर आप में सीखने की चाह है, तो आप फिर किसी भी कॉलेज से हो, फिर मतलब मैटर नहीं करता। ओके, थैंक यू सर। अभय अभय शेट्टी सर ये पूछ रहे हैं, हाउ टू डू लीगल रिसर्च? देखिए, लीगल रिसर्च जो है बेसिकली हमेशा चलती है। आप लिटिगेशन में हो, या आप लॉ स्टूडेंट हो, या आपने अगर इवन आप लॉ स्टूडेंट नहीं भी हैं, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, या कोई भी हो, रिसर्च
चलेगी। और रिसर्च का तरीका क्या होगा? बेसिकली रिसर्च का तरीका ये होगा कि आप अपने सोर्सेस को बढ़ाइए। आप किताबों में जाइए जिनको आज तक आपने पढ़ा नहीं है, जिनके बारे में आज तक आपने सुना नहीं है। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आप रिसर्च पेपर्स को देखिए, और उसके बाद आप एक बेहतरीन रिसर्च करने की स्थिति में पहुंच पाएंगे, और वो जरूर आपको फायदा देगी कहीं ना कहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, अलग अलग राइटर्स, अलग अलग ऑथर्स अलग अलग चीजें लिखते हैं। तो मेरे हिसाब से लीगल रिसर्च भी आपको बहुत जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको रिसर्च का काम पसंद है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगी। यस सर, थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन है सर, एडवोकेट पंकज सिंह राजपूत का। सर व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड? जस्ट ओपिनियन देखिए सर, इसमें, नॉट गो जी इनटू जी, दैट एंड ऑल। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस में कहा है कि आना चाहिए। और जो भी मेरे हिसाब से जो भी लॉ बैकग्राउंड से जुड़ा है, या फिर जिसको जो भी देखता है भारत को या समझता है, वो कहना चाहेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। आप सिटीजन्स पे इम्पोज नहीं कर सकते कोई भी चीजें। स्लोली आना चाहिए, ग्रेजुअली आना चाहिए। अब ये नहीं कह सकते कि भाई कल से सब चीजें बंद हो गई, चलो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया अब ऐसे होगा सब कुछ। ये नहीं हो सकता, इस देश में तो नहीं हो सकता। हालांकि आना चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली उसका एक तरीका होना चाहिए, स्लोली आना चाहिए, ताकि एडजस्टमेंट हो सके लोगों की। हर एक जो कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी है, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए अच्छे से वेल रिसर्च करने के बाद कि क्या उसके मतलब एक बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि इस कम्युनिटी में ये सब बुरा है, इसमें सब अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बेहतर रिसर्च के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जिसमें सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ की बातें भी होनी चाहिए, फिर वहां की बातें भी होनी चाहिए। हर एक चीजों को, हर चीज को जोड़ने के बाद एक आना चाहिए, और आना चाहिए। बेहतर चीज है, बढ़िया चीज है। ओके सर। सर शेनेत कंग आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस, ही इज आस्किंग कि मेरा किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूं? माय टेनेंट इज नॉट वैकेंट, व्हाट कैन आई डू? देखिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं, और जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर जो शेड्यूल्ड एरिया है, अगर आपका एरिया उसमें से एक है, तो फिर आप कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन डाल सकते हैं एविक्शन की। अगर आपके पास ग्राउंड्स हैं जो सेक्शन 14 में मेंशन्ड है, या अगर आपको लगता है कि शेड्यूल्ड एरिया नहीं है, वो एरिया डीआर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के शेड्यूल में नहीं आता है, तो आप सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। हाय डायना, डायना इज सेइंग सर आप मेरा नाम एक बार ले सकते हैं? हाय डायना, डायना ने क्वेश्चन हेलो भी पूछा डाइना। था। हेलो डाइना। और डेविड काफी, साहब। डेविड साहब, यस, काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेट लेट मी चेक। सर रमजान पूछ रहे हैं, इज एलएलएम इम्पोर्टेंट? इज इट नेसेसरी, मैंडेटरी, लाइक हमें करनी, मतलब जरूरी है या नहीं? देखिए रमजान रमजान आप अगर एलएलएम की बात है, तो ये मैंडेटरी है कि नहीं है, ये डिसाइड करेगा आपके गोल पे कि आप करना क्या चाहते हैं आगे। अगर आप लिटिगेशन करना चाहते हैं, या फिर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, या फिर एक आप कॉरपोरेट लाइफ में की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए एलएलएम की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि नहीं, मेरे को आगे अच्छी रिसर्च करनी है, या मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो फिर उसके लिए एलएलएम जरूरी है। तो डिपेंड करेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। वैसे एज अ जनरल क्वेश्चन अगर आपने पूछा है कि एलएलएम जरूरी है कि नहीं है, तो एलएलएम जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आ, सर शाह, साहिल, साहिल ये पूछ रहे हैं कि डीजी लॉकर, डीजी लॉकर कई बार जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मानते नहीं है, तो मतलब इसका क्या उपाय है? और आई थिंक मानना चाहिए, वैसे तो ज्यादातर दिल्ली में तो मानते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? डिजी लॉकर में जब हम अपने लाइसेंस या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं। जी देखिए, आईटी एक्ट में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि डिजी लॉकर वैसे ही एडमिसिबल होगा, वैसे ही मान्य होगा, जैसे कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स होते फिजिकल हैं। डॉक्यूमेंट, यस सर। तो नाम मानने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन पुलिस के मामले में कोई कुछ कह नहीं सकता वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इसका कोई उपाय भी नहीं है, अनलेस आप एडवोकेट हो।
तो तो एडवोकेट है तो सर आपके पास सारे ही सॉल्यूशंस हैं वैसे। हाँ बट फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर वो मानेगा भी, अगर आपके पास नहीं भी होगा तो भी मान जाएगा वो, तो फिर भी उसमें मान कोई जाएगा। दिक्कत नहीं। सर नॉर्मली हम वीडियो बना सकते हैं बट हाँ उसमें भी कंडीशन लग जाते हैं कि अगर आप एडवोकेट हो तो, क्योंकि हमें नॉर्मली पता है अगर आप वीडियो बनाने जाएंगे आपके दो कान के नीचे लग जाएंगे तो बंद कर देंगे। एग्जैक्टली, 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 क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम इंडिया में रह रहे हैं ना, फॉरेन में तो रह नहीं रहे हैं अब हम उनके सामने ज्यादा ज्ञान देंगे अगर आप एडवोकेट नहीं है तो। एग्जैक्टली, बट ये है। एग्जैक्टली। अगर आपको पता भी है और आप एडवोकेट नहीं है और अगर आप ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर अभी भी डंडा उनके पास रहता है, तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ ऊपर नीचे हो गई तो फिर समस्या हो सकती है आपको। डायना इज आस्किंग कि सर अगर मुझे कोई धमकी देता है तो मैं उसका हाथ पैर तोड़ सकता हूँ, एंड सर प्लीज रिप्लाई आई एम वेरी सीरियस। देखिए डाइना, आप ये काम मत कीजिए। धमकी दे रहा है, आप पुलिस के पास जाइए, क्योंकि अगर आपने उसके हाथ पैर तोड़ दिए तो फिर समस्या हो पुलिस, जाएगी आपको। फिर पुलिस आपके हाथ पैर क्योंकि तोड़ अगर वो, देगी। हाँ, फिर क्योंकि वो पुलिस के पास चला जाएगा तो फिर ये चीजें उल्टी भी हो सकती हैं। तो यस। मेरे हिसाब से लॉफुली ये मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि ये आप कर सकते हैं। ओके। इज सर हैट हैट भी पूछ रहे हैं कि इज हाई कोर्ट एडवोकेट डिफरेंट, और क्या हाई कोर्ट के एडवोकेट्स अलग कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिसका भी बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन है वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। और दिल्ली बार काउंसिल के साथ जिसका रजिस्ट्रेशन है उसका एक फायदा ये होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपीयर हो सकता है और आर्ग्यू कर सकता है। बस वकालतनामा एओआर का चाहिए। और तो फाइल। कोई भी अगर आप, यस। जी जी, फाइलिंग भी उसी के नाम से होगी, बस आप आर्ग्यूइंग काउंसिल हो सकते हैं अगर आपने एओआर नहीं निकाला तो। सर एओआर के लिए कितने कंडीशन, कितने ईयर की प्रैक्टिस इज मैंडेटरी, समवन वाज आस्किंग। एओआर के लिए 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी है, ओके। अंडर द डायरेक्शंस ऑफ एन एओआर, जो अभी एओआर हो और काम कर रहे हो। उसके बाद आपको एओआर का एग्जाम निकालना पड़ेगा। और प्लस जब आप ये एग्जाम निकाल लेंगे, 3 साल की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बावजूद आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए जो कि विद इन 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के। ये भी सुप्रीम कोर्ट के 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। वाई सर, वाई इज प्लस दिस लाइक दिस? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, अब मैं आपको खुल के चलिए बता देता हूँ, अपना ही चैनल है ये, तो बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। देखिए, आप जानते हैं कि लॉ फील्ड में अब जो जिस तरीके से एडमिशन्स हो रहे हैं या जिस तरीके के लोगों को एनरोलमेंट दिया जा रहा है, वो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, बट ऐसा है कि जो मेरिट की व्यवस्था थी पहले, जो मेरिटोरियस लोग आते थे इस फील्ड में, उनका थोड़ा आना कम हो गया है। और ऐसे लोगों का आना बहुत ज्यादा हो गया है अब इस फील्ड में, जो ये सोचते हैं कि जो कुछ नहीं कर सकता वो वकालत कर लेते हैं, चलो। तो मेरे हिसाब से एक लेवल मेंटेन करने के लिए इस तरीके का काम किया होगा कि आपको एग्जाम भी निकालना पड़ेगा और आपका ऑफिस भी होना चाहिए। यस सर, ये तो है। वैसे ये बहुत गलत कहावत है क्योंकि वकालत करना अपने आप में बहुत मुश्किल है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ इसमें बहुत कोई ज्यादा। पता नहीं ये कहावत बनाई किसने होगी। पता नहीं सर। तो हेटवी, आई विश आपको अपना आंसर मिल गया होगा। ज्योति का क्वेश्चन है सर, जिन्होंने सर ज्योति चौधरी का क्वेश्चन है सर, जिन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है कोर्स में, एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए क्या क्या हमें पता होना चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले एक अच्छा एडवोकेट होने के लिए आपको एक सीकर होना बहुत जरूरी है। ढूंढना, आप जानने की कोशिश कीजिए चीजों को, आप सीखिए। देखिए, अगर आपने, अब हम सबको पता है कि हम एलएलबी किस तरीके से पास करते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये नॉट इवन रोहित को भी पता एलएलबी, है, मुझे भी पता है। कोई भी कॉलेज, कोई भी कोर्स हम कॉलेज में कैसे ही पढ़ते हैं। कोई भी कैसे पढ़ते हैं सबको पता है। तो
वहां से निकल के अगर आप ये कहें कि क्लेम करें कि मुझे सब आता है, तो फिर वो झूठ बोलने वाली बात है, सरेआम झूठ बोलने वाली बात है। तो आप अगर लिटिगेशन में जाते हैं अपनी कॉलेज लाइफ के बाद, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरा क्या लेवल है यहाँ पे और मुझे कहाँ तक जाना है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप, जैसे कि मैंने बहुत बार मैं स्किल्स के बारे में जिक्र कर चुका हूँ, उसके बाद आप देखिए कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से जूनियर एडवोकेट्स होते हैं जो कि इंटर्नशिप में होते, जो कि पहले आप सुपरविजन में होते हैं अपने सीनियर्स के। अब उनको किसी सीनियर ने कह दिया कि आज आपने अर्ग्यू करना है, तो उनकी टेंडेंसी इस तरीके की हो जाती है कि हम अर्ग्यू नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेट लेके आएंगे। तो आप अपने आप को कन्फाइन मत कीजिए उस लेवल तक कि मैं सिर्फ जाऊंगा और मैं डेट लेके आ जाऊंगा, या एडजर्न कर, मैं पास ओवर करवा दूंगा मैटर को। आप अपने आप को उस लेवल तक मत रखिए। आप जाइए और आप ये सोच के जाइए कि मैं अर्ग्यू भी कर सकता हूँ, मैं ड्राफ्टिंग भी कर सकता हूँ, मैं सारी चीजें कर सकता हूँ। और जब आपके अंदर ये विश्वास आ जाए, उसके बाद आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। तो इस तरीके से आप प्रोसीड कीजिए और आप एक बेहतरीन लॉयर बनेंगे, बेहतरीन एडवोकेट बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू सो मच। सर वैद पूछ रही हैं कि इज इट कंपलसरी टू डू एलएलबी, क्या मैं डायरेक्ट एलएलएम कर सकती हूँ? देखिए, ऐसा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहले आपको एलएलबी ही करनी पड़ेगी। बेशक आप एलएलएम ना कीजिए, एलएलएम करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एलएलबी तो करनी पड़ेगी। एलएलबी करनी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। बिना खाना बनाए आप कैसे खाना खा लेंगे? ये तो बहुत ही मुश्किल वाली बात है। Sushmita Arya is asking, sir, I want to do internship and I am doing BA. So where can I do online internship in BA first year? You want to do internship in BA or BA LLB, Sushmita? Can you please clear it here? You're most welcome, Jyoti. Jyoti is saying thank you. वेलकम ज्योति। इंटर्नशिप्स का सर मैं एक चीज, मतलब काफी लोग पूछते हैं, तो मैं इन बीए, सर बीए में कौन सी इंटर्नशिप्स होती हैं नॉर्मल बीए में? सी वी आर हेयर फॉर बीए एलएलबी आई थिंक। सो यस, वी आर हियर फॉर बीए के बीएलएलबी। लिए, बीए के लिए यू मस्ट कंसल्ट अप्रोप्रिएट पर्सन। हाँ, अब जैसे अभी यहाँ कोई आके हमसे बीएससी का क्वेश्चन पूछ ले, सो इट इज नॉट लाइक फिजिबल ना। कोई कोर्स प्रेफर करोगे +2 के बाद कनाडा में पढ़ने के लिए? आई हैड डन 12th इन कॉमर्स। फॉर दैट आई थिंक दिस you should go to travel agents and different consultancy firms. I think we are here to answer LLB LLM questions and normal questions related to law. Sir, I want to do LLB after that. Okay, सुष्मिता, अगर आपको एलएलबी करनी है उसके बाद देखो, तो जब आप एलएलबी ज्वाइन कर लो ना तभी करना, क्योंकि सर कोई रखेगा नॉर्मल बीए वाले को इंटर्नशिप पे? नहीं रखेगा ना, लॉ स्टूडेंट होना चाहिए ना। मुश्किल है। जी मुश्किल है। एग्जैक्टली। मुश्किल इसलिए कि अगर आपके फादर या कोई जानने वाला है तो अलग बात है, आप काम सीख लो, बट वैसे तो एक लॉ स्टूडेंट ही है कि हाँ कंपलसरी होना चाहिए। वैसे अगर आप बेसिकली देखिए, ऑनलाइन अगर आप ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, तो फिर वो पहले आपसे क्वालिफिकेशंस मांगते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। तो उस यस, हिसाब से अप्लाई करके जाने में तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्योंकि है। आप कहेंगे कि मैं बीए का व्यक्ति हूँ, तो आप क्वालिफिकेशन ही नहीं पार कर सकते उनकी। लेकिन अगर आप किसी तरीके से, कोई जैसे रोहित ने बताया कि किसी को आप जानते हैं या फिर आपको की जान पहचान है कोई, तो फिर ये हो सकता है, फिर इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो सकता है। सर नितिन पूछ रहे हैं लॉ, सर लॉ का स्कोप कैसा है फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए? देखिए, लॉ का स्कोप तो चाहे फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए हो या सेकंड जनरेशन लॉयर के लिए हो, हमेशा बढ़िया ही रहता है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। बट फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है या फिर नहीं करना चाहिए। थोड़ी समस्याएं इसलिए होती है कि उसको थोड़ा जमने में थोड़ा टाइम लगता है, क्लाइंट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और जिस हिसाब का लेवल ऑफ एजुकेशन है हमारी कंट्री में, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि वहाँ क्या पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं। लेकिन एलएलबी के मामले में कह सकता हूँ कि किस तरीके का लेवल है।
एलएलबी का पढ़ाने का, तो मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि वो आपको यहाँ पे आप पे डबल बोझ पड़ जाता है। पहले तो आपको क्लाइंट बनाने हैं, आपको प्रोसीडिंग सीखनी है, उसके बाद आपने नहीं पढ़ा एलएलबी में, वो भी आपको कसर पूरी करनी पड़ेगी खुद ही। ये डबल प्रेशर हो जाता है, इसीलिए आदमी पे ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। सेकंड जनरेशन लॉयर के पास थोड़ी हेल्प होती है, उसके पिताजी होते हैं, नहीं भी कुछ करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, भेज देंगे, हाँ भाई जाओ डेट लेके आ जाओ यार, तो उसकी कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट जनरेशन लॉयर को थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, बाकी स्कोप बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सर पूनम पूछ रही है कि मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक है, तो मैं इंग्लिश और मैं एलएलबी स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब इंग्लिश कैसे अपनी थोड़ी वो कर सकती हूँ, क्योंकि लॉ मीन्स इंग्लिश, बिना इंग्लिश के तो आप कैसे ही करोगे। देखिए, अगर आप लॉ के पर्सपेक्टिव से इंग्लिश, देखिए लॉ के पर्सपेक्टिव से इंग्लिश और जनरल इंग्लिश में थोड़ा फर्क है। वैसे तो मैं कहूंगा कि लॉ की इंग्लिश थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू जनरल इंग्लिश। लेकिन अगर आप जनरल इंग्लिश पे काम करने की बात कर रहे हैं, तो आप अपने कुछ साथियों को साथ ले सकते हैं, कोचिंग जिनके इंस्टीट्यूट साथ आप आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कुछ दोस्त हैं, आप उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, नॉर्मल टॉक्स कर सकते हैं इंग्लिश में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे आपकी इसमें फर्क आएगा, जरूर फर्क आएगा, और तीन होपफुली चार महीने आप ठीक हो जाते हैं ना। 3-4 महीने में एकदम ठीक हो जाएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अपने ऊपर, आप बोल पाएंगे। सबसे पहले तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहला तो पहली चीज ये कि आप घबराइए मत। आप ये मत देखिए कि सामने कौन है, हंसेगा या रोएगा, उससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए, आप बोलते रहिए। उसके बाद फिर आप आदत बन जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड पूनम वन मोर थिंग सर, आई वांट टू आल्सो टेल हर वन थिंग कि मैंने कैसे इंग्लिश लाइक सीखी थी। मैंने 12th के बाद तो नॉर्मल कोचिंग ली थी इंस्टीट्यूट जाके, बट लॉ की इंग्लिश और उसकी इंग्लिश में जब लॉ स्कूल में आया तो काफी डिफरेंस था। तो नॉर्मल आप क्या कर सकते हैं ना, अपनी टेक्स्ट बुक में से आप जो भी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका सब्जेक्ट है टॉर्ट या कॉन्ट्रैक्ट लॉ, तो जो भी लेसन हो रहा है आपका, जो भी आपने आज पढ़ा, उसमें आप पूरा पढ़िए उसे घर आके। 2 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स हैं, मिनिमम 4-5 रोज नए वर्ड्स मिलेंगे, तो उनको डेट वाइज डेट 4-5 वर्ड रोज कर लीजिए। आप 3 महीने में ये देखेंगे कि आपको वर्ड्स पे काफी ज्यादा कमांड हो गई है। मेरी अभी 3 ऐसी नोटबुक्स भरी रखी हैं जो कि लॉ वोकेबलरी से हैं, जो मैंने अपने लॉ स्कूल के टाइम में सीखे थे, वर्ड्स लॉ के जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने डेट वाइज डेट ऐसे करता गया, तो तब मेरी लॉ की इंग्लिश इंप्रूव हुई थी। तो आप भी ऐसा पूनम कर सकते हो। सर नवी 15 के पूछ रहे हैं कि सर सिविल कोर्ट में कौन कौन से केस जा सकते हैं, जो मोस्ट वेलकम। देखिए यस यस सर, कंटिन्यू। देखिए ये सवाल मुझे आंसर करने के लिए आपको सीपीसी पढ़ानी पड़ेगी। फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ आउटलाइन आपको दे देता हूँ। जो भी मैटर सिविल नेचर का है, वो सारे मुकदमे सिविल कोर्ट्स में जा सकते हैं। मोटा मोटी तौर पर अगर मैं कहूँ तो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट, मामले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन्होंने पूछा कि देखिए देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी एक तरीके का सिविल कोर्ट ही है। उसका पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है। सेशंस सेशंस कोर्ट डील करता है क्रिमिनल कोर्ट्स के क्रिमिनल। साथ, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डील करता है सिविल मैटर्स के साथ। तो कोई भी मामला जो सिविल नेचर का है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट से ऊपर का कोर्ट है। जो नॉर्मल सिविल कोर्ट है, उससे ऊपर का कोर्ट सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो सिविल कोर्ट की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे मैटर्स भी होते हैं जहां डायरेक्टली आपका केस पहले सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाएगा। जैसे मेंटेनेंस का मुकदमा होता है, तो उस मामले में आप सीधा सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 में। लेकिन वैसे नॉर्मल रूल ये है कि सबसे छोटी कोर्ट में आप जाइए, सेक्शन 15 है जैसे सीपीसी का, वो बताता है, तो जा सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जो आपने पूछा था सिविल कोर्ट का। आई होप नवी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। सर विभू प्रताप 99 ये पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन सिटीजनशिप ऑफ अक्षय कुमार इंडिया, अक्षय कुमार एज इन इंडिया, इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, सो ही हैज कैनेडियन पासपोर्ट। देखिए, पासपोर्ट होना और सिटीजनशिप होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिटीजनशिप जो यहाँ पे इंडिया में मिलती है, वो 3 तरीके से मिलती है। दूसरी बात,
मेरे ख्याल से रोहित, हमें यहाँ पे अक्षय कुमार के बारे में बोलने से रिफ्रेन करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफेमेशन का केस बहुत जल्दी हो जाता है। हम्म। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक को टच करने से, मैं आपको बताता पर्सनल में बताऊंगा, मैं कभी बिल्कुल बताऊंगा आपको। ओके सर, इट इज अप टू योर लेकिन डिस्क्रिप्शन वो सर। लेकिन इतना इतना बता देता हूँ कि बिल्कुल वैलिड सिटीजनशिप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निक्कू पूछ रही है बेस्ट प्लेस कौन सा है एलएलबी करने का। निक्कू आई थिंक यू आर क्वाइट लेट, हमने इसका आंसर कर चुके हैं, बट फिर भी आपको बता दें कि आप क्लैट के कॉलेजेस में जा सकते हैं, या आपकी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें जा सकते हैं। और लिटिगेशन में जाना है तो आपको कोई ऐसा बार है नहीं कि आप किस कॉलेज से हैं, बट हाँ इंटर्नशिप्स आप करेंगे तो वो बहुत बेनिफिट होंगी निक्कू आपके लिए। सर रोहित, अमोघ, I think you should take this Abdul Raqibe question. He is constantly asking something. व्हाट इज आस्किंग सर, वन सेकेंड। मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिफरेंस ही इज आस्किंग। देखिए, मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक केसेस के लिए बनी हुई है। जितने भी एक्सीडेंट के केसेस होते हैं जिसमें कि कंपनसेशन दी जाती है, वो सिर्फ उन हम्म। मामलों से डील करेगी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी सिविल मामले हैं, जो सिविल नेचर के मामले हैं, उन सब से डील करता है। तो सिविल कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो कि सिर्फ, मतलब मैं आपको अगर सीधे शब्दों में कहूं, तो जनरल मैटर्स जितने भी हैं वो सारे सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। और जो स्पेसिफाइड मैटर्स हैं, जो किसी खास तरीके के मैटर्स के लिए बने हैं, सिर्फ वो आपके मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, एमएसीटी में जाते हैं। सर गौरव इज सेइंग कि सर हिंदी इज आल्सो नीडेड। यस, हिंदी इज आल्सो नीडेड गौरंग, सॉरी गौरंग। बट ये एक जनरल मतलब होता ही है, अगर आप लॉ स्टूडेंट है, लॉयर है, तो आपको इंग्लिश पे कमांड होनी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा हिंदी में, बट सर अगर इंग्लिश होती है तो एज तो मिलता ही है ना सर हमको एक। बिल्कुल, देखिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने अपने आप को बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने अपने आप को, बहुत वर्सेटाइल लैंग्वेज है, अपने आप को उसने हर कंडीशन में ढाला है। उसने हिंदी के शब्द ले लिए, उसने तमिल के शब्द ले लिए, उसने बहुत तरीके के शब्दों को लिया है, उसने एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस है इंग्लिश में। यस सर। इसीलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। यस सर। गोवा कॉलेज कैसा रहेगा लॉ करने के लिए, अमोघ इज आस्किंग। एवरी कॉलेज इज फाइन अमोघ, नो इशू, यू कैन डू एनीथिंग। एज फार एज, अगर आप पढ़ रहे हैं किसी भी कॉलेज से तो सब कॉलेज बढ़िया हैं। नहीं पढ़ रहे तो फिर आप कहीं भी जाके, आपका डब्बा गोल है। यस, एंड अगेन दैट कम्स टू मैंने ड्यू। सर निक्कू इज आस्किंग, मैंने ड्यू और एमयू से सोचा है एलएलबी करने के लिए, इज इट गुड? एब्सोल्युटली गुड, फाइन, बेटर। बट ड्यू में ये है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर पाएंगे, 3 इयर्स के लोग 12th के बाद आप नहीं कर पाएंगे। यस, एग्जैक्टली। पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप डीयू से कर सकते हैं। गौरंग इज आस्किंग, प्रोसिक्यूशन साइड और डिफेंस साइड, विच साइड कैन गिव मोर आर्ग्यूमेंट? देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी को कम बोलने का मौका मिलता है, किसी को ज्यादा, दोनों को समान मौका मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रोसिक्यूशन को ज्यादा मिलता है या फिर डिफेंस को ज्यादा मिलता है। दोनों ही इक्वल फुटिंग्स पे होते हैं और दोनों को बराबर तरीके का मौका मिलता है, क्योंकि फेयर ट्रायल का विषय है। और फेयर ट्रायल आर्टिकल 21 जो है, जो राइट टू लाइफ की बात करता है, वो फेयर ट्रायल की भी बात करता है। तो इक्वालिटी मेंटेन रहनी पड़ेगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के बेसिस पे खड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कम मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, सबको बराबर मिलता है। सर IMMYNK इज आस्किंग कि ऑनलाइन एलएलबी कैसे करें, ऑनलाइन मतलब एलएलबी कैसी रहेगी? कैसे? देखिए, वैसे तो आजकल आजकल जो लेवल है एलएलबी का, वो ऑनलाइन एलएलबी जैसा ही है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई ज्यादा फर्क रह नहीं गया है। बट आप ऑफलाइन करेंगे तो ज्यादा बेटर है। हाँ, एक्सपोजर आपको मिलेगा, चार दोस्त मिलेंगे जो आपको गालियां देंगे, चार दोस्त को आप गालियां दे सकते हो। एक बढ़िया एक्सपोजर मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से जरूरी होता है। कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना जरूरी होता है। तो आप यस, ऑनलाइन प्रेफर ना करके ऑफलाइन ही प्रेफर करें। ऑफलाइन ही प्रेफर करें। नीरव पांचाल इज आस्किंग, सर बीकॉम एलएलबी
बीकॉम के बाद एलएलबी कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, कर सकते हैं आपके बहुत ही इंटरेस्ट के बेहतरीन ऊपर है। रहेगा मेरे ख्याल से। मैं अगर ये कहूँ तो BA LLB से बढ़िया, मतलब अगर मेरी पर्सनल अगर राय ये रहेगी कि साइंस या ह्यूमैनिटीज के बाद LLB करने से बेटर है अगर आप बीकॉम करने के बाद LLB करें तो। कॉर्पोरेट साइड में बहुत फायदा मिलता है, चीजों को समझने में बहुत फायदा मिलता है। ओके, आई वाज अबाउट टू आस्क दिस, मैं पूछने वाला था सर क्यों ऐसा। समझ गया। क्योंकि आप वहां पे अकाउंट्स वगैरह देखते रहते हैं रेगुलरली, आपको मतलब बेसिकली नंबर्स से डर नहीं लगता। जब आप लॉ में हम्म। सडनली आते हैं तो आप नंबर्स भूल जाते हैं। और जब आप एक देखते हैं अचानक से कॉर्पोरेट में ये क्या है भाई, तो धक धक होने लग जाती है दिल में कि ये क्या आ गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि आप उस माहौल से पहले ही निकल चुके हैं, इतना कुछ देख चुके हैं, तो आपको रहता है कि नहीं मैं कर लूंगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे LLB में, तो वहां आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं उसके बारे में काफी चीजें अकाउंट्स के सब्जेक्ट में। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आप बीकॉम के बाद LLB करें तो। सर, निक्कू पूछ रही है कि ड्यू से BLLB कंबाइन कर सकते हैं? हो सकता है ना? क्या है मैम, सुनाई नहीं दिया, कैन यू रिपीट? निक्कू इज आस्किंग ड्यू से BLLB हम कर सकते हैं कंबाइन, अगर ड्यू से करना चाहें तो। DU से शायद इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है, DU में मेरे ख्याल से वो सिर्फ LLB हाँ, है, सिर्फ LLB है, जो कि आपको 3 साल बाद मिलता है। ग्रेजुएशन के आपको बाद अलग मिलता से पहले, हाँ पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी फिर LLB होगी। DU में इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है, अभी तक तो नहीं आया है, जहां तक मैं जानता हूँ। बाकी स्टूडेंट्स ज्यादा बता सकते हैं। है। नीरव इज आस्किंग सर, सब बोलते हैं कि LLB बहुत लंबा प्रोसेस है। ऑब्वियसली बहुत लंबा, और सिर्फ LLB नहीं, LLB के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है 3-4 साल का, वो बहुत खतरनाक, दर्दनाक और बहुत लंबा है वो। देखिए लंबा प्रोसेस तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि लंबा प्रोसेस है, लेकिन मेरे ख्याल से वर्थ इट है। अगर आप करते हैं वर्थ तो है। आप पाएंगे कि वर्थ इट है। क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली आपके काम से बहुत से लोगों की लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, चाहे आप कोई डायरेक्ट, भी किसी भी फील्ड। जब से मैंने ये ऑनलाइन वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है, इट्स बीन आई थिंक 10 और 11 मंथ्स। तो लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं उनका आंसर देता हूँ, तो वो इतने अच्छे से मतलब बोलते हैं कि सर आपकी इस वीडियो की वजह से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपने मुझे सजेशन दिए। तो जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। जो एग्जैक्टली। मतलब उसको हम किसी भी चीज में, सर आई कैन नॉट इवन टेल यू कि मुझे क्या फील होता है, कैसी खुशी होती है। तो LLB इज नॉट जस्ट ओनली अ प्रोफेशन, लाइक इट इज अ नोबल प्रोफेशन। तो बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, और एक बहुत अच्छी कहावत भी ये है कि अ डॉक्टर कैन सेव योर लाइफ एंड अ लॉयर कैन डिफेंड योर लाइफ। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई थिंक वी आर वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एडवोकेट्स। तो चाहे लंबा प्रोसेस है लेकिन वर्थ इट, वर्थ इट है। सेटिस्फाइड रहेंगे आप। बहुत कुछ आप लाइफ में जानेंगे वकालत करने के बाद। एग्जैक्टली। सर, निक्कू इज आस्किंग BBSC LLB कैसी रहेगी? देखिए मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि कहीं से भी LLB, मतलब क्या पूछा इन्होंने, LLB कैसी रहेगी? BSc LLB। जी, बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई कोई दिक्कत नहीं है। LLB तो किसी के साथ भी बेहतरीन हो सकती है। हाँ। LLB एक ऐसा कोर्स है जो आप किसी के साथ भी कर सकते हो, चाहे वो BSc हो। मैं खुद भी एक्चुअली नॉन मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से आया हूँ। हाँ, वो अलग बात है, मैं मुझे कुछ याद नहीं है साइंस के बारे में, लेकिन मैं रहा हूँ। तो LLB एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप किसी के भी साथ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ओके। आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हो, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पहले नहीं पढ़ा तो आपको कोई दिक्कत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आप जहां से शुरू करोगे वहीं से बेस्ट है। नवी पांचाली सिंह, थैंक यू सर, योर वेलकम नवी। केदार इज सिंह, रोहित भाई आप सबकी हेल्प करते हो, कीप गोइंग बॉस। थैंक यू सो मच केदार, थैंक यू सो मच। विन्नी RWL इज आस्किंग सर, सब बोलते हैं कि LLB में फ्यूचर नहीं है, क्या करें? मतलब देखिए कहने की बातें होती हैं, रूमर्स होते हैं कि LLB में फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर हर चीज में है, जिसमें आप बेहतरीन काम करते हैं उसमें फ्यूचर है। और जिसमें आप कोने काटते हैं, आप बिल्कुल आलसियों की तरह बिहेव करते हैं, वहां कहीं भी फ्यूचर नहीं है, किसी भी काम में फ्यूचर नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं तो हर काम में फ्यूचर है, ऐसी कोई बात नहीं है।
थोड़ा टाइम टेकिंग है जैसे मैंने कहा, लेकिन फ्यूचर है। इट्स केदार स्टोन्स, यस, केदार केदार स्टोन्स, यस। ही सेइंग थैंक यू सो मच। आई थिंक सर सबके क्वेश्चन, सबके आंसर्स हो गए हैं। अभी किसी का रहा है तो मैं देख लेता हूँ। ये सर सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, आंसर हो गए हैं सर। सर हाउ, कैसा लगा सर आपको आके लाइव पे? बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, रोहित। You're most welcome, sir, and thank you so much for giving us your precious time. Thank you so much, sir. I hope, वेलकम I hope वेलकम। we will meet in the next few lives also. डेफिनेटली डेफिनेटली। Okay, okay. Thank you so much, sir. वेलकम रोहित, वेलकम। सर वन सेकंड, विन्नी, थैंक यू। अब मैं फाइनली अपने पेरेंट्स को बता सकती हूँ। यस विन्नी, यू कैन टेल योर पेरेंट्स दैट एलएलबी में स्कोप है। ओके, थैंक यू सो मच सर। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।